नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। मालदीव को $100 मिलियन की अतिरिक्त मदद। राज्यसभा में कल महंगाई पर हुई चर्चा। विपक्ष के सवालों का वित्त मंत्री ने दिया जवाब। खाद्य उत्पादों पर जीएसटी के लगाए जाने पर दिया स्पष्टीकरण। बताया कि जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में सभी राज्यों के मंत्री अधिकारी थे मौजूद। प्रस्ताव पर किसी ने भी नहीं जताई सहमति। देश में 35 करोड़ से अधिक कोरोना टीके की डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। मुख्यमंत्री ने कहा, वैक्सीन कोरोना से बचाव का है महत्वपूर्ण साधन। और बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल महिला स्पर्धा में भारत ने जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक भारत ने जीते 13 पदक। अब समाचार विस्तार से। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच निर्माण क्षमता, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौते हुए हैं। वहीं मालदीव में जारी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए भारत $100 मिलियन अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। महंगाई पर राज्यसभा में चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर सियासी तीर चले। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया तो जीएसटी पर विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज किया और कहा कि जीएसटी काउंसिल में सबने मिलकर फैसले किए। चर्चा के दौरान टीएमसी ने वॉकआउट किया तो सरकार ने कहा विपक्ष बेनकाब हो गया। मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते सोमवार को लोकसभा और उसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई को लेकर चर्चा हुई। बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। अल्पावधि चर्चा के दौरान सभी पार्टियों ने सत्ता पक्ष पर हमले किए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार महंगाई दर को 7% तक रखने में कामयाब रही है। विपक्ष के कई और आरोपों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिए। Over the span of less than 5 years under UPA-2, from May 2009 to November 2013, the average price of various food commodities were in triple digits, not double. Some of them went up that much. And I'm not exaggerating. Potato, onion, tomato, the increase in average price over this period, 2009 to 2013, was shockingly at 164% for potato, 323% for onion, and 160% for tomatoes. So that's the kind of increase in price happened during UPA-2. And today with top scheme, we are able to get more of these perishable goods to the market, give them capacities to store, and as a result of which the prices have been held reasonably. वहीं खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के मुद्दे पर भी वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि जीएसटी काउंसिल तय करती है और उसमें हर एक राज्य के मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। उसमें कोई भी राज्य विरोध नहीं करता और बाहर आकर हंगामा किया जाता है। As regards the latest, the 47th meeting which was held in Chandigarh, it's a matter of record that all states agreed to the proposal. I put it on record. वित्त मंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष ने व्यवधान डाला और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट किया। इस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष का रवैया यही है। It is extremely unfortunate, and this has exposed the Trinamool Congress and my esteemed colleague, the leader of the Trinamool Congress, Mr. Derek O'Brien, stands exposed today in this House. They never wanted the debate in the first place. We have been repeatedly saying they are running away from the debate. इससे पहले सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने महंगाई की दर और बढ़ती कीमतों पर अपने अपने तर्क रखे।
भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुनिया भर में तमाम उदाहरण हैं जहां महंगाई दर 10% को भी पार कर गई। ऐसे में भारत चुनौतियों के बीच भी स्थिर बना रहा और ये उपलब्धता है। वहीं कांग्रेस की सदस्य रंजिता रंजन ने कहा कि सरकार महंगाई को काबू नहीं रख पा रही है। भारत की महंगाई की दर 7% है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। बताते क्यों नहीं है? स्कूटी से जाए तो तेल महंगा, एक टेट्रा का 10 रुपए का जूस पिए तो वो महंगा, स्कूल में जाए तो पेंसिल, रबर, इरेजर, कटर महंगा, तो आदमी जाए तो कहां जाए? वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान बताया कि दुनिया की आर्थिक चुनौतियों, महामारी के दौर के बावजूद अर्थव्यवस्था को गति देना एक चुनौती थी, लेकिन सरकार ने हर वो कोशिश की जिससे आर्थिक गतिविधि जल्द से जल्द पटरी पर आ जाए। यही वजह रही कि भारत की विकास दर की संभावना दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी सुदृढ़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन दिए जाने पर इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन तथा कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग से 35 करोड़ से अधिक टीके का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रिकॉशन डोज का 75 दिनों का विशेष अभियान 30 सितंबर 2022 तक संचालित किया जा रहा है। प्रिकॉशन डोज का यह विशेष अभियान निःशुल्क है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रिकॉशन डोज के इस अभियान में पात्रता की श्रेणी में आने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि लक्षित आयु वर्ग के जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। शाहजहां महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा उत्सव में राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर जिला जेल के महिला पुरुष बंदी भी राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना समेत यहां के अधिकारियों स्टाफ को उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही इन तिरंगों को 11 से 15 अगस्त तक जिला कारागार गेट पे आम नागरिक को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज बनाकर यहां की महिला पुरुष राष्ट्र के प्रति सहयोग से काफी उत्साहित हैं। शाहजहांपुर जिला जेल जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि सरकार का आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने को लेकर हर घर तिरंगा से प्रोत्साहित होकर आजादी के बाद पहली बार महिला पुरुष बंदियों द्वारा 6500 राष्ट्रीय ध्वज बनाए जा रहे हैं। सरकार का ये चल रहा है इस आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां, तो इसी के तहत तमाम कार्यक्रम हर जगह हो रहे हैं। तो इसमें एक सरकार की जो योजना थी हर घर तिरंगा, तो इसी से प्रोत्साहित होकर जेल में हम लोगों ने भी आपस में बातचीत करके तय किया कि बंदी भी हैं, हमारे पास हैंड भी हैं, संसाधन भी हैं, तो हम लोगों ने यहाँ NGO से भी संपर्क किए, तो कुछ लोग मदद के लिए भी आए और रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराया। पहले भी ये जब कोरोना का दौर था तो उस वक्त हम लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर मास्क भी बनवाए थे, तो सारे सब उपकरण थे, सब हमारे पास आदमी था, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज बनवाना शुरू किया है, जिसमें 6500 झंडे बनाने का हमारा अपना टारगेट है। और भारतीय सेना के लिए भी हमको ऑर्डर मिला है कैंटोनमेंट बोर्ड से। शाहजहांपुर कैंटोनमेंट बोर्ड से हमें 1200 झंडे बनाने का ऑर्डर मिल चुका है, और कानपुर से भी हमें 500, कुल 1700 झंडे हम आर्मी के लिए बनाएंगे, और 6500 झंडे हम अपने लिए बना रहे हैं। जो हम लोग का प्रोग्राम है वो हम 11 तारीख से कारागार के गेट पर अपना झंडा रख के और सामान्य जन को सबको इस उद्देश्य से झंडा उपलब्ध कराएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगरा में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय जादूगर सम्मेलन संपन्न हो गया है। इस जादूगर सम्मेलन के दूसरे दिन जादूगरों द्वारा दिखाए गए करतब ने दर्शकों को हैरानी में डाल दिया। आगरा में आयोजित 2 दिवसीय ताज मैजिक फेस्टिवल में देश भर से 200 से अधिक जादूगरों ने भाग लेकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया।
ताज मैजिक सोसाइटी के अध्यक्ष जितेन बघेल ने कहा कि सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार टीवी और अन्य माध्यमों से करती है। यदि इस कार्य में जादूगरों को माध्यम बनाया जाए तो निश्चित रूप से आम जन तक योजनाएं पहुंचाने में जादूगर ज्यादा कारगर साबित होंगे और जादूगरों को काम भी मिलेगा। ताज मैजिक सोसाइटी द्वारा ताज मैजिक फेस्टिवल के नाम से एक जादू सम्मेलन होता है, जो जादूगरों को एक मंच पे लेकर के उनकी समस्याओं को लेकर के और जादू के अंदर क्या नया होने वाला है उन सबको टीचिंग करके जो लोग उससे परिचय नहीं है उन सबको रूबरू कराती है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में जो सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात लगभग 10 बजे तक चलता है। देश के हर कोने कोने से मैजिशियन यहाँ आए हुए हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया की जयंती पर उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के तत्वाधान में आयोजित समर्पयामी के 7 स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा आयोजनों का आरंभ किया गया। संत गाडगे महाराज प्रेक्षागृह में हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी गर्ल्स एनसीसी बटालियन के द्वारा 500 कैडेटों का वार्षिक प्रशिक्षण कैंप 214 एएमसी सेंटर लखनऊ कैंट में चल रहा है। ब्रिगेडियर रवि कपूर ग्रुप कमांडर ने कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्रिगेडियर रवि कपूर ने क्वार्टर गार्ड में सैल्यूट लिया, जिसके पश्चात कैंप में हो रहे सेक्शन फॉर्मेशन, बैटल ड्रिल का डिस्प्ले और टेंट को लगाने की प्रतियोगिता का भी निरीक्षण किया। कैडेटों के सर्वांगीण विकास और मिशन शक्ति के तहत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता और दृढ़ता के लिए ब्रिगेडियर रवि कपूर ने सभी ट्रेनिंग स्टाफ और एएनओ को बधाई दी। थे वो फिर से शुरू हो गए हैं, जिसमें एक थल सेना कैंप लड़कियों का और लड़कों का वो अभी इस साल फिर से शुरू हो रहा है। हमारी टीम अभी तैयार हो गई है और उनको मैं देखना चाहता था आज यहाँ पे। उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और उनके 1-2 कंपटीशन भी आज हमने कराए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये दोनों टीमें आगे जाके बहुत अच्छा नाम करेंगी। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एनसीसी की ट्रेनिंग भी चल रही है, जो गर्ल्स बटालियन के लिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी लड़कियाँ यहाँ पर इस आर्मी कैंट में, आर्मी एएमसी सेंटर में इतना उनको अच्छा ट्रेनिंग का अवसर मिल रहा है, जिससे कि आगे बढ़कर उनको एक तो जज्बा आएगा देशभक्ति का। अभी अमृत महोत्सव भी चल रहा है, उसमें 15 अगस्त आने वाला है और बच्चों लड़कियों को देख के जो इनके अंदर जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, वो एक साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाथरस जनपद में एक ऐसा मॉडल प्राइमरी विद्यालय है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कस्बा सासनी में स्थित मॉडल प्राइमरी स्कूल को समाज सेवी संस्थान राही फाउंडेशन द्वारा गोद लिया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए इसे मॉडल स्कूल बनाया गया है। ये सरकारी विद्यालय प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहा है। विद्यालय में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ तमाम तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें बैग बनाना, मेहंदी लगाना, राखी बनाना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पढ़ाई, ड्राइंग, मेहंदी, राखी बड़ी चीज़ सीखते हैं। यहाँ हमने गर्ल्स बनाई हैं, कमल बनाए, फूल बनाए, मछलियाँ बनाई हैं, इससे नई चीज़ बनाई है, हमारी मैम ने सिखाई। ऋतु, संस्कृत और हिंदी, इंग्लिश, बाकी सब ड्राइंग और ये गर्ल्स बनाई हमने और ये बाकी सब हमने बनाया है। लोग और सब्जेक्ट्स तो हर जगह ही पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एवरीथिंग। और अलग से हम लोग सर कुछ बच्चों पर ड्राइंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि जितनी ड्राइंग अच्छी होगी बच्चे का, उतना ही बच्चे की राइटिंग सुधरती है। ये कहा गया है, महात्मा गांधी जी ने ये कहा है। और दूसरी चीज़, हम लोग बच्चों को क्राफ्ट वर्क कराते हैं, जिससे कि बच्चा आगे जाकर कुछ सीख सके। पहले हिंदी मीडियम था, लेकिन छोटे से प्रयास के बाद ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसका नाम मॉडल प्राइमरी स्कूल सासनी नंबर 2 है और यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनत करता है। और मेरा छोटा सा प्रयास है जो कि आज दिख रहा है। स्कूल बहुत ही अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और स्टाफ भी पूरा अपना 100% देता है।
प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती गुलाब देवी फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंची। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। इसके मौके पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की विधायक सहित जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान व जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार द्वारा 100 दिन में किए गए विकास कार्यों का लेखाजोखा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद वन विभाग के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न की प्रतिवर्ष जितने वृक्ष हर जिले में लगाए जाने का दावा किया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि गायों, जंगली जानवरों व अन्य कारणों से अधिकांशतः पेड़ नष्ट हो जाते हैं। ये जनता का भी दायित्व है कि वो इन पेड़ों की रक्षा करे, क्योंकि सरकार हर कार्य अकेले नहीं कर सकती। महिलाओं की स्थिति को देखते हुए अब तक किसी भी सरकार के मुखिया के दिमाग में ये चीज नहीं आई कि हमारी महिलाएं जंगल से लकड़ी के लाती हैं, गीली लकड़ियों से रोटी बनाती हैं, धुएं से उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं। ये चीज अगर दिमाग में आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में आई। उन्होंने खुद इस चीज का एहसास किया और जो महिलाएं पात्र हैं, जो गरीबी के रेखा के अंतर्गत आती हैं, उन सब के लिए निःशुल्क गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई। कि खुली गाय घूम रही है, खुली जंगली जानवर घूम रहे हैं, ये कौन छोड़ रहा है? जब हम ही लोग इसको नहीं समझेंगे और व्यवस्थित नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? आज पौधों का लक्ष्य रखा है हमारी सरकार ने, उसकी व्यवस्था की रही, पौधे हमारे जीवित बने। इसमें हमें और आप सबके लिए सहयोगी बनना पड़ेगा। सरकार को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। हम तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे सहयोगी बनिए, आपका भी दायित्व बनता है। रायबरेली में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में किशोरी स्वावलंबन गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आरएसएस की सेवा भारती शाखा द्वारा किया गया, जिसमें 500 से अधिक स्वावलंबी किशोरियों और महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं के स्वावलंबन को और अधिक प्रोत्साहित करना है, जिससे इन्हें देखकर समाज की अन्य बालिकाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर कर सके। मुख्य अतिथि श्री अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग में सिंडिकेट को तोड़ने के बाद ओवर रेटिंग की शिकायतें जिन जिन जिलों में आई थी, वहां जांच कराकर संलिप्त अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई कर रही है। सरकार का मुख्य एजेंडा कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, कानून के हिसाब से उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। विभिन्न क्षेत्रों में जिन हमारी मातृशक्ति ने, जिन बच्चों ने एक्सेल किया है या जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनके सम्मान समारोह रखा गया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, महिलाएं जिनको आज सम्मानित किया गया है, जो अपने अपने डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो। बच्चों ने आईएएस, जो इस जिले से जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है, पीसीएस क्वालिफाई किया है, और तमाम स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित था। जनपद में जहाँ पे आप जिला अधिकारियों और उनके साथ साथ विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों की मिलाभगत से ओवर रेटिंग हो रही थी, वो सस्पेंड किए गए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई विभाग ने करी। मुझे 12th पास आउट हुई इस बार और टॉप 10 जो बच्चे थे उसमें से टॉप 3 में मेरा नाम था। इसलिए मुझे किशोरी स्वावलंबन गोष्ठी और सेवा भारती के द्वारा ये सम्मान प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स आज बहुत खुश होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया जो मैं उन्हें आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। भदोही में अगस्त सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की इकाई पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित वार्तालाप क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को केंद्र व प्रदेश सरकार की चलाई जा रही विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के बारे में जन जन तक अवगत कराने में पत्रकारों की अहम भूमिका है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारों के नैतिक उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य परायणता पर बल दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये कार्यशाला का उद्देश्य है
जो मुझे बताया गया था कि क्षेत्रीय जो ग्रामीण अंचल के पत्रकार हैं उनको सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जागरूक करना, ताकि वो उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए हमारे पार्टनर्स बने। लखनऊ के डॉलीगंज स्थित बंदी माता मंदिर में 27 जुलाई से चल रहे सप्त चंडी यज्ञ श्रीमद् भागवत और मानस सम्मेलन का कल समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में भाजपा के विधायक नीरज बोरा समेत तमाम विशिष्ट लोगों ने भाग लिया। सत्ताईस जुलाई से सप्तचंडी महायज्ञ, संत सम्मेलन, श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला हो रही है। सप्तचंडी महायज्ञ का समापन दिवस है, जिसमें पूरे लखनऊ उत्तर प्रदेश के साधु महात्मा पधारे हुए हैं। सबका भोजन भंडार होगा। महंत कपिलेश्वरपुरी और गोमतीपुरी, जगन्नाथपुरी, ब्रह्मलीन स्वर्गवासी महात्माओं की पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी लड़ी थी। ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं सुंदरलाल गुप्ता जी, जिन्होंने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और वाराणसी के सिगरा थाने के पास अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई टेलीफोन वायर को काट दिया था। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। इस दौरान अंग्रेज अफसरों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अगर ये माफी मांग लेते तो उसी समय अंग्रेज छोड़ देते, लेकिन आज़ादी के दीवानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए माफी मांगना जायज नहीं समझा और इन्हें 4.5 वर्षों की कैद हुई। 14 महीनों तक ये जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं सही, उनकी मार खाई, पर देश की आज़ादी के लिए उफ तक नहीं की। इनके साथ उस समय में इनके समकक्ष स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, लक्ष्मी द्विवेदी, धन्य कुमार जैन, सियाराम मैत्री, जो बाद में उसी जेल में सुपरिटेंडेंट हुए, इनके साथ एक ही बैरक में बंद थे। 12 दिसंबर 2018 को 95 वर्ष की अवस्था में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने 1949 में BHU से MA पास किया और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बतौर अध्यापक अपनी सेवाएं दी। इसके साथ ही डॉक्टर सुंदरलाल गुप्ता ने मालवीय जी के ऊपर एक किताब भी लिखी। उसके बाद विभिन्न पदों पर आसीन रहे। उस समय वो BHU के छात्र थे, शायद फर्स्ट ईयर के छात्र रहे होंगे। उस समय गांधी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो है उसमें आंदोलन में कूद पड़े और पिताजी ने हमारे यही पर सिगरा के पास जो है थाने के थोड़ा सा आगे टेलीफोन वायर काटा था। उस पर ये पकड़े गए वहां पर और ये माफी मांग लेते तो तुरंत अपना छोड़ भी दिए जाते। बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और कोई ये नहीं जानता था इनके बारे में या इनके आगे के भविष्य के बारे में कि ये क्या क्या होगा आगे, लेकिन उस समय बस एक जुनून था, उसी जुनून में वो कूद पड़े वो। मैं एक टीचर हूँ और मेरे दादाजी भी टीचर थे और मुझे बहुत गर्व हुआ जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया कि कोई तो है जो उनकी इस चीज को आगे लेकर के जाए। वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ काशी विद्यापीठ में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रिटायर्ड प्रोफेसर और रीडर थे और वो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। उनके साथ जगत गुरु स्वरूपानंद जी भी साथ में थे। जगत गुरु स्वरूपानंद जी को हमारे दादाजी शेक्सपियर की पोयम सिखाते थे जेल में और वो भी उनको बहुत ज़्यादा मानते थे और हमेशा वो खादी का कपड़ा पहनते थे, गांधी आश्रम से लिया हुआ। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनकी पोती हूँ और सबसे ज़्यादा इस पे भी गर्व है कि आज सरकार इस चीज़ को ला रही है और जैसे भगत सिंह और इन सब लोगों को लोग जानते हैं वैसे हमारे दादाजी को भी लोग जानेंगे। एक जुनून था उनको कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। उस समय इंटर भी नहीं पास थे बाबूजी हमारे, उन्होंने इंटर पास किया, फिर MA में BHU में टॉप किया है उन्होंने। इसके लिए हम विशेषकर अपने सांसद मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम उन्होंने इसके लिए एक पहल तो की है। आज तक इतने 75 वर्ष बीत गए हैं आज़ादी के हमारे, स्वतंत्रता सेनानियों को पूरा हाल लेने वाला कोई नहीं है।
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल के महिला स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम भारत ने कर लिया है। ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन बॉल में भारत का पहला पदक है। फाइनल में लवली चौबे, पिंकी, नैन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से पराजित किया। जो अब तक नहीं हुआ वो आखिरकार बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में हो ही गया। लॉन बॉल गेम के इतिहास में पहली बार भारत ने मेडल हासिल किया और वो भी स्वर्ण पदक, जिसे पूरा किया लवली चौबे, पिंकी, नैन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की की महिला चौकड़ी ने। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराने वाली भारतीय चौकड़ी ने अपने दमखम को न तो खोने दिया और न ही टूटने दिया। मुकाबला बेहद रोचक रहा। भारतीय महिलाओं ने एक समय 7वें एंड के खत्म होने पर 8-2 की बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद 10वें एंड के खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने वापसी की और स्कोर को वापस 8-8 कर दिया। मैच में 11वें एंड के बाद स्कोर 8-10 दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में रहा। 12वें एंड में स्कोर 10-10 हुआ। भारतीय महिलाओं ने दम दिखाया और 13वें एंड में स्कोर को 12-10 कर दिया, लेकिन 14वें एंड के खत्म होने पर भारतीय महिलाओं ने 3 अंक की अहम बढ़त लेते हुए स्कोर को अपने पक्ष में 15-10 किया। आखिरी एंड में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 2 अंक हासिल किए और मुकाबले को 17-10 से जीत लिया। भारतीय महिलाओं की इस ऐतिहासिक सफलता पर बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के माध्यम से दिए गए अपने संदेश में कहा, लवली चौबे, रूपा रानी टिर्की, पिंकी और नैन मोनी सैकिया को राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीतकर अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के लिए बधाई। उतार चढ़ाव से भरे फाइनल में जीत के लिए आपके संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया और हर भारतीय को प्रेरित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत, देश को लॉन बॉल से स्वर्ण पदक दिलाने के लिए भारत को लवली चौबे, पिंकी सिंह, नैन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की पर गर्व है। टीम ने बड़ी निपुणता का प्रदर्शन किया और उनकी सफलता भारतीयों को लॉन बॉल की ओर प्रेरित करेगी। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लॉन बॉल में आई इस कामयाबी पर ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। खेल मंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण। बहुत उत्साहित हूं कि हमारी महिलाओं की टीम लवली चौबे, पिंकी, नैन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 17-10 से हराकर देश को लॉन बॉल का अब तक का पहला पदक दिलाया। लवली चौबे और रूपा रानी टिर्की जहां झारखंड से हैं, वहीं पिंकी दिल्ली से हैं और नैन मोनी सैकिया असम से। लवली चौबे का ये तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है। इससे पहले वो 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 42 साल की लवली झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं। रांची की रहने वाली रूपा रानी 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से सभी राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले चुकी हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर रही थी। पिंकी दिल्ली के एक स्कूल में शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका हैं। 2010 में उन्होंने लॉन बॉल खेलना शुरू किया था। पिंकी का ये तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है। असम की रहने वाली नैन मोनी सैकिया एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने लॉन बॉल की शुरुआत 2008 में की थी। 2011 के राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी थी। 2017 में हुए एशियन चैंपियनशिप में भी नैन मोनी ने स्वर्ण पदक जीता था। निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं की इस कामयाबी ने देश में इस खेल को एक नया रूप दे दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। मालदीव को $100 मिलियन की अतिरिक्त मदद। राज्यसभा में कल महंगाई पर हुई चर्चा, विपक्ष के सवालों का वित्त मंत्री ने दिया जवाब। खाद्य उत्पादों पर जीएसटी के लगाए जाने पर दिया स्पष्टीकरण। बताया कि जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में सभी राज्यों के मंत्री अधिकारी थे मौजूद। प्रस्ताव पर किसी ने भी नहीं जताया सहमति। देश में 35 करोड़ से अधिक कोरोना टीके की डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। मुख्यमंत्री ने कहा, वैक्सीन कोरोना से बचाव का है महत्वपूर्ण साधन। और बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल महिला स्पर्धा में भारत ने जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक भारत ने जीते 13 पदक।